हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने हमें प्यार दिया जून की करंट अफेयर सीरीज़ में। मैं आशा करता हूँ आने वाली सीरीज़ में भी वही कंटेंट और वैसा ही करंट अफेयर्स आपके सामने लाते रहेंगे। और इस बारी हम थोड़ा और डिटेल्ड रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे करंट अफेयर्स के सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुलाई की करंट अफेयर्स की सीरीज़। इसमें हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़े छोटे रखे जाएं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और लास्ट में मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो भी दे दूंगा पूरे जुलाई करंट अफेयर्स का, जो कि हमने कैटेगरीज डिवाइड करी थी उन सबका एक साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पार्ट 1 में देखेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और उनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट में जो हम चीज़ें देखनी चाहिए वो देखेंगे आज के वीडियो में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जुलाई की करंट अफेयर्स की WWW सीरीज को हम इंडियन पॉलिटी के सेक्शन से। तो जैसे कि हमने ये 12 पार्ट्स में डिवाइड करा था हम जून वाले करंट अफेयर्स में, इस बार भी हम इन 12 पार्ट्स के बेसिस पे करंट अफेयर्स को देखेंगे और इनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। तो आज हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी में। तो आज कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के वीडियो में। फर्स्ट हम जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में, जो कि अब लागू कर दिया गया है। उसके अंदर रूल्स बना दिए गए हैं जुलाई के अंदर, तो इस एक्ट को डिटेल में जानेंगे। फिर हम देखेंगे राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं इस क्राइसिस से रिलेटेड वो देखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया है, तो ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे एक न्यूज़, 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश, बिल्स पास कर दिए हैं आंध्र प्रदेश ने। उन बिल्स के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी 3 नई कैपिटल्स होंगी और क्या हैं वो कैपिटल्स की अलग अलग जुरिस्डिक्शन, वो जानेंगे हम। फिर हम आखिरी में देखेंगे न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन बना है, इस न्यूज आइटम के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। तो ये इन्फोर्स किया गया 20 जुलाई 2020, यानी 20 जुलाई को ये लागू कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया। और इसने रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, और ये अमेंडमेंट नहीं की गई है, ये पूरा का पूरा ही एक नया एक्ट बनाया गया है। और पुराने एक्ट को, जो कि 1986 का एक्ट है, सेम नाम से उसको रिपील कर दिया गया है। तो जो 1986 का एक्ट था उसमें एक 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया था, यानी कि 3 टियर्स बनाए गए थे, एक स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स बनाए गए थे, जिसमें कि अलग अलग जो कि आपकी मॉनेटरी वैल्यू है केस की, क्या स्टेक पे है, उसके बेसिस पे आप इन 3 लेवल्स पे जा सकते थे किसी भी कंज्यूमर डिस्प्यूट को लेके। तो ये बेसिक मशीनरी मेंटेन की गई है इस एक्ट में, बट इसमें कुछ और चेंजेस भी लाए गए हैं। तो हम अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहले एक्ट ने एक नई रेगुलेटर बना दिया है कंज्यूमर राइट्स का। तो पहले को रेगुलेटर नहीं था कंज्यूमर राइट्स के लिए, एक नया रेगुलेटर बनाया गया है। क्या नाम है उसका? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। तो ये बनाया गया है एक रेगुलेटर, जैसे कि RBI रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, सेबी एक रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट्स का, वैसे ही एक रेगुलेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, CCPA। और इसका काम क्या होगा? टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा जो इसके थ्रू अचीव करना होगा इसको। और इसका काम क्या है, ये क्या क्या कर सकता है? ये इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है किसी भी इशू के अंदर जहां पे वायलेट हुआ है कंज्यूमर राइट्स, कंप्लेंट्स को इंस्टीट्यूट कर सकता है, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर सकता है, और रिकॉल ऑर्डर कर सकता है अनसेफ गुड्स और सर्विसेज का। तो और अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर ये रोक भी लगा सकता है, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को भी ये रोक सकता है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं इस CCPA के रेगुलेटर के। और इस एक्ट में और क्या नया है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो 2019 के एक्ट का था लाने का, वो था ई-कॉमर्स। 1986 का जो एक्ट था उसके अंदर ई-कॉमर्स कवर्ड नहीं था, तो इसीलिए ये नया एक्ट लाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था
कि ई कॉमर्स जो कि आप जैसे हम जानते हैं फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, उनको भी इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है। इसमें एक नया कंसेप्ट लाया गया है। क्या है वो कंसेप्ट? प्रोडक्ट लाइबिलिटी। यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई सेलर है, वो आपको कोई घटिया प्रोडक्ट बेचता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचता है, और उससे आपको इंजरी हो जाती है उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से। यानी कि सपोज कीजिए आपको कोई बाइक दे दी किसी ने आपको, एक कंपनी ने, और वो डिफेक्टिव थी और उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी लाइबिलिटी जो है एक्सीडेंट की, आप उसके डैमेजेस जो हैं वो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट लाया गया है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ये फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी होता है, इंडिया में इसको पहली बार ही कंज्यूमर राइट्स के अंदर लाया गया है। अब देख लेते हैं फटाफट से कि रूल्स कौन कौन से हैं ई कॉमर्स के लिए जो स्पेसिफिक लाए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ई कॉमर्स कंपनीज को क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी है एट प्री परचेज स्टेज। यानी कि जब आप खरीदने लगेंगे प्रोडक्ट को, तो ये कंपनी को सारी डिटेल अपनी ऑनलाइन देनी है, जिससे कि आप अपना डिसीजन, एक इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि रिटर्न की क्या प्रोविजंस होंगे, एक्सचेंज के क्या प्रोविजंस होंगे, वारंटी क्या रहेगी, डिलीवरी के क्या वो होंगे, पेमेंट्स के क्या मैकेनिज्म्स होंगे। तो ये सब आपको देना है ऑनलाइन सब कुछ एट प्री परचेज स्टेज। और अगर आप कोई कंप्लेंट करता है, कंज्यूमर कंप्लेंट करता है कंपनी के केस, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट देनी है कि हमें कंप्लेंट मिल गई है, और उसकी कंप्लेंट को 1 महीने के अंदर अंदर निपटा देना है उस कंपनी को। तो ये प्रोविजंस है ई कॉमर्स से रिलेटेड। और कुछ फीचर्स जान लेते हैं जो कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट, आपको कंप्लेंट करनी है किसी के खिलाफ, या कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव रहा या सर्विसेज डिफेक्टिव रही, तो उसके लिए आपको सीधा लिटिगेशन ही करनी है इन 3 फोरम्स के अंदर, स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आपको सीधा केस ही डालना पड़ता था, कंपनी केस। अब इसके अंदर क्या कर दिया गया कि आप केस के फॉर्मेलिटीज के बिना जाए हुए आप सीधा मीडिएशन के थ्रू अपना केस सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपसी सहमति से आप केस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको लिटिगेशन करने की जरूरत नहीं है। इससे टाइम बचेगा आपका, और जो कि लंबा प्रोसेस होता है कंज्यूमर फोरम का, वो बच जाएगा आपका। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक प्रोविजन दिया गया है इस नए एक्ट के अंदर। और आप कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। पहले ये अब संभव नहीं था, आपको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ता था, एक प्रिंट आउट लेके आपको या पूरी एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते थे। अब आप क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं, और कोई फी नहीं लगेगी आपको, कोई पैसा नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, आपको एक पोस्टल ऑर्डर बनाना पड़ता था गवर्नमेंट के नाम पे, जो कि आपको पे करना होता था एज अ फी फॉर फाइलिंग द केस। तो 5 लाख तक अब कोई फी नहीं लगेगी। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने लाख रुपए तक या कितने रुपए तक आपको कोई फीस नहीं लगेगी। 5 लाख रुपए तक आपको कोई फीस नहीं लगेगी। और जो जनरल रूल्स हैं उनके अलावा ये सारे रूल्स भी नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर। तो क्या क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के रूल बनाएगी, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के रूल्स बनाएगी, मीडिएशन रूल्स बनाएगी, ई कॉमर्स के रूल्स बनाएगी, मीडिएशन की रेगुलेशंस बनाएगी। ये सारे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे रूल्स इस एक्ट के अंदर नए इशू करेगी गवर्नमेंट। अब देखते हैं और थोड़े से फीचर्स। तो पहले जो थे लिमिट्स, उनको भी बढ़ा दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम तक आप कितने रुपए तक का केस ला सकते हैं, इसकी लिमिट्स भी बढ़ा दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में ले जा सकते हैं अप टू 1 करोड़ रुपए तक का केस आप ले जा सकते हैं। अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो आप स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जा सकते हैं। अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। तो ये लिमिट्स भी बढ़ा दी गई हैं। फिर एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी बनाया गया है, जिसके अंदर अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो कि अनआइडेंटिफाइबल है, कंज्यूमर उसमें हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं किसको पे करना है, तो वो एक फंड में डाल दिया जाएगा जो कि कंज्यूमर वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। और इसमें पनिशमेंट भी कोई कोर्ट दे सकता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ एडल्ट्रेंट और सुपीरियस गुड्स, इनके लिए भी पनिशमेंट दी जा सकती है। ये एक और बॉडी बनाई गई है इसके अंदर, जैसे कि सीसीपीए बनाई गई है, एक सीसीपीसी भी बनाई गई है, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है।
इसका फंक्शन क्या होगा, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑन कंज्यूमर इश्यूज, की गवर्नमेंट को ये एक एडवाइजरी बॉडी बना दी गई है कि गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि कंज्यूमर के हित के लिए और क्या क्या स्टेप्स पॉलिसी में गवर्नमेंट इंक्लूड कर सकती है। तो ये इस एडवाइजरी काउंसिल भी अलग से इसके अंदर बना दिया गया है। और ये हेड किया किसके द्वारा जाएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनियन मिनिस्टर कौन है कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड के, ये मैं आपको पिछली वीडियो में जून के करंट अफेयर्स में बता चुका हूं। उसका याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है। ये अब कौन है, आप ये मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज ऑन डेट कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस फोरम काउंसिल के चेयरमैन होंगे और बाकी मेंबर्स होंगे 34 अदर मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और इनका टेन्योर होगा 3 साल का। ठीक है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और ऐड हो गई है इसके अंदर। तो 2 हो गई, सीसीपीए और सीसीपीसी। सीसीपीए रेगुलेटर होगा, सीसीपीसी एडवाइजरी बॉडी होगी। अब आ जाते हैं हम अगले न्यूज़ पे, राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस। तो राजस्थान में कुछ हुआ है, उसके रिलेटेड हम जान लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है और एक्चुअली हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हुआ क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ कि अराउंड 19 एमएलए इंक्लूडिंग श्री सचिन पायलट ये दिल्ली आ गए थे। डिस्प्यूट हो गई थी 2 फैक्शंस के बीच में राजस्थान कांग्रेस के अंदर, यानी कांग्रेस वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, तो उनके अंदर जो फैक्शंस थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था। इस वजह से दोनों फैक्शंस स्प्लिट होकर दिल्ली आ गए थे। सचिन पायलट जी के साथ 19 एमएलए आ गए थे। तो राजस्थान के जो असेंबली स्पीकर हैं उन्होंने क्या करा, इनको इशू करे नोटिस, और किसके अंडर इशू करे, अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ में भी जानते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो ये मैं आपको पॉलिटी की वीडियो में भी बता चुका हूं कि 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर एमएलएस को 2 दिन के अंदर रिप्लाई करना होता है स्पीकर के नोटिस का, और अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो स्पीकर जो है उस पर राइट है एक्स पार्टी, यानी अगर पर्सन ना आए ना या रिप्लाई ना करे उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है असेंबली से। तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ में ये भी जाना था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीकर के पास पूरी अथॉरिटी होती है किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो 2 दिन का टाइम होता है और रिप्लाई नहीं करने पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होती है स्पीकर की किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा कोई रीजन है, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, अनसाउंड माइंड का हो जाए डिक्लेयर कोई बंदा, कोई एमपी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाए, उस केस में जो है प्रेसिडेंट ऑन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। एंटी डिफेक्शन लॉ में सिर्फ स्पीकर के पास होती है ये पावर। तो ये अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारी वीडियो पे देख सकते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि आप इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जाके देख सकते हैं। स्पीकर का डिसीजन को सब्सिक्वेंटली जरूर चैलेंज किया जा सकता है, पर कोर्ट उसे प्रेजेंट स्टेट पे स्टे नहीं लगा सकता। पर केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डिस्क्वालिफिकेशन पे जरूर लगाई है। स्पीकर को किसी भी डिसीजन लेने से रोका है, किस ग्राउंड्स पे, कि ये डिसेंट को किसी भी पार्टी में दबाता है, इस ग्राउंड पे इसको लगाया गया स्टे। तो अब ये स्टे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि स्पीकर का डिसीजन सब्सिक्वेंटली जरूर चैलेंज हो सकता है कोर्ट के अंदर। अब इसमें दाई किस बात पे, कि दोनों चीज चाहते क्या है, कि कांग्रेस जो फैक्शन दिल्ली आ गया सचिन पायलट जी के अंदर वो क्या चाहता है, और जो चीफ मिनिस्टर के साथ है गहलोत जी के साथ है वो फैक्शन क्या चाहता है। तो 2 कंडीशन है, या तो मेंबर रिजाइन करेंगे या डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो डिस्क्वालीफाई स्पीकर कर देगा, अगर कौन कौन से केसेस में वो मैं आपको आगे बताऊंगा, या रिजाइन मेंबर खुद से कर दे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर मेंबर रिजाइन करता है अपनी मर्जी से, तो वो अगली सरकार जो बनेगी, चाहे वो अपोजिशन बनाए या कोई भी सरकार बनाएगा, उसके अंदर उसको डायरेक्टली मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और उसके पास 6 महीने का वक्त है लेजिस्लेटिव असेंबली में सिलेक्ट होने का।
ठीक है, तो इनिशियली उसको बना दिया जा सकता है। अगर लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उस केस के अंदर उसको इनिशियली मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, उसको इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा पहले, फिर ही उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ये लड़ाई इस बात की थी कि ये वो रिजाइन करेंगे या उनको डिस्क्वालीफाई करना है। तो जो पायलट जी का है फैक्शन वो रिजाइन करना चाहता है, और गहलोत जी का जो फैक्शन है वो चाहता है इनको डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए स्पीकर के लिए, कि ये जो अगला अगर गवर्नमेंट गिरती है और बीजेपी की है एनडीए लेड गवर्नमेंट आती है, तो उसके अंदर इनको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सके किसी भी एमएलए को। तो डिस्क्वालिफिकेशन दो सिचुएशन में हो सकती है कि एक तो जो एमएलए है वो वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप जो है पार्टी की उससे रिजाइन कर दे, यानी कि कांग्रेस की मेंबरशिप से कोई रिजाइन कर दे तो वो एमएलए उस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, पार्टी को विप इश्यू करे और उस केस में वो पार्टी के विप को फॉलो ना करे। अब विप क्या होता है ये भी आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जाके देख सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है पार्लियामेंट्री टर्म्स वाले वीडियो में। तो विप को अगर कोई वायलेट करे, तो अब इस केस में क्या है, सेशन लगा ही नहीं हुआ कोविड की वजह से, स्टेट लेजिस्लेचर एडजॉर्न किया गया है, तो जब फ्लोर ही सेशन ही नहीं लगेगा तो विप का कोई सवाल ही नहीं उठता। विप तब इशू होगा अगर कोई डिस्कशन हो रही है लेजिस्लेचर में, उसके लिए विप इशू करते हैं वोटिंग के लिए, तो लेजिस्लेचर लग ही नहीं रहा तो विप का सवाल ही नहीं उठता। तो दूसरा केस इसमें अप्लाई होता ही नहीं है। तो वॉलंटरी उन्होंने अपनी मेंबरशिप नहीं दी है, सिर्फ वो एक मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी की उसमें नहीं आए थे, तो उन्होंने वॉलंटरी तो नहीं रिजाइन करा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, इसीलिए गहलोत जी असेंबली सेशन बुलाना चाहते हैं जाकि विप इशू हो और इनको डिस्क्वालीफाई करा जा सके स्पीकर द्वारा। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 163 ये क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट के अंदर वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को किसी भी डिसीजन को लेने में, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन सा है इसके रेफरेंस में आर्टिकल, आर्टिकल 174 जो कि कहता है सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होंगे या उनकी प्रोरोगेशन होगी या उनको डिसॉल्व करना है स्टेट लेजिस्लेचर को, ये डिसीजन होता है गवर्नर का। लेकिन अगर आप इन दो आर्टिकल्स को मिला दें तो देखिए क्या बनता है कि इन दोनों के हिसाब से गवर्नर ही करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व या प्रोरोग, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो गवर्नर ने बुलाने से सेशन मना कर दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं सेशन बुलाओ, तो ये भी एक डिस्प्यूट है कि इन दो आर्टिकल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है 2016 की, नबम रिबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। तो इसमें भी यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर के पास ही पावर है सेशन लेजिस्लेचर को समन करने की, प्रोरोग करने की, डिसॉल्व करने की, लेकिन इट शुड ओनली बी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो दोनों आर्टिकल को एक साथ, आर्टिकल 163 एंड 174 को एक साथ रीड करके ये डिसीजन पे पहुंची थी। लेकिन उन्होंने और क्या लगा दिया साथ में कि गवर्नर अगर मानता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाउस में नहीं रहा, उन पर एडुकेट नंबर्स नहीं रहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे, तो वो उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे बुला सकता है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, ये ऐड कर दिया गया। तो अब ये थोड़ा सा सेटल हो गया है। एज ऑन डेट में अगस्त में बात करूं तो पायलट जी वापस चले गए हैं और ये डिस्प्यूट थोड़ा बैठ सा गया है, ठंडा पड़ गया है। और ये इन्होंने डिसाइड भी कर लिया था इससे पहले कि हम सेशन एक पर्टिकुलर डेट पे अगस्त मिड में बुला लेंगे, और दोनों पार्टीज एग्री हो गई थी। तो ठीक है, तो ये था राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस और इससे रिलेटेड प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अगले पे आ जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस एक इंस्टीट्यूट किया है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो यानी स्वयं संज्ञान लिया है एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस का, किसके अगेंस्ट, प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट, जो कि एक एमिनेंट लॉयर है। किस लिए किया गया, उन्होंने 2 ट्वीट्स करे थे सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर कि आखिरी 6 साल में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग है वो बायस्ड है या कैसी है, वो सब उन्होंने ट्वीट किया था, और एक फोटोग्राफ पोस्ट की थी सीजीआई की ऑन मोटर बाइक। तो ये इन 2 ट्वीट्स की वजह से इनके खिलाफ ये सुमोटो एक्शन लिया गया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब आर्टिकल प्रोविजंस देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। एज पर आर्टिकल 129 एंड 215
कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रिस्पेक्टिवली। सुप्रीम कोर्ट को अंडर 129 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 215 क्या ग्रांट करता है? पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ। कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट करेगा, निरादर करेगा, उसके डिसीजंस का निरादर करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा, उसके लिए इंस्टीट्यूट की जा सकती हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंदर दीज टू आर्टिकल। और आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसमें दे रखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर माना गया है। अब दो तरीके के होते हैं कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या है कि आप कोई जानबूझकर किसी कोर्ट की जजमेंट को, डिक्री को, ऑर्डर को ना माने या उसका ब्रीच करें, कोई अंडरटेकिंग दी है आपने कोर्ट के अंदर, उसका ब्रीच करें, तो आपके खिलाफ सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 3 रीजन की वजह से होता है। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट अथॉरिटी, स्कैंडलाइज कर दें आप कोर्ट की इमेज को, बाय अथॉरिटी को डिग्रेड करें, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरफेयर करें और ऑब्स्ट्रक्ट करें कोर्ट की जस्टिस देने की पावर को। ठीक है, तो इन 3 केसेस में हुआ है और इस केस के अंदर कोर्ट ने स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट ग्राउंड माना है इस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए। और रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? एन राम, अरुण शौरी एंड प्रशांत भूषण, इन तीनों ने मिलकर एक रिट पिटीशन फाइल की है कि ये जो ग्राउंड है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ये एक वेग है डेमोक्रेसी के अंदर, ये जो है डिसेंट या क्रिटिसिज्म को दबाता है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाले को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए। तो ये इसका रिसेंटली एक पिटीशन भी डाली गई है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश। तो दो एक्ट पास किए गए हैं आंध्र प्रदेश असेंबली में और इन एक्ट्स की वजह से 3 कैपिटल्स हो जाएंगी आंध्र प्रदेश की। तो देख लेते हैं क्या है ये। गवर्नर कौन है इनके, ये देख लेते हैं। बिश्वभूषण हरिचंदन इनका नाम है गवर्नर का आंध्र प्रदेश का, ये आप याद कर लीजिए। इन्होंने क्या करा है, साइन कर दी है आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020 एंड APCRD ये रिपील बिल 2020। तो ये 2 बिल्स पे करेंगे साइन और एक से ये 3 कैपिटल्स बन रही हैं और एक से पुरानी वाली जो कैपिटल है अमरावती, उसको हटाने के लिए जो प्रोविजंस थे बनाए गए थे उनको भी रिपील कर दिया गया है। तो रीजन क्या दिया गया है कि ये क्यों करना चाहते हैं? फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। आंध्र प्रदेश को 3 रीजन्स में एक तरह से डिवाइड कर दिया गया है और अलग अलग कैपिटल्स बना दी गई हैं और हर रीजन को इक्वली बैलेंस डेवलपमेंट हो, ये मोटिव है गवर्नमेंट का। तो ये एक रीजन दिया गया है। कौन कौन सी कैपिटल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन रहेगी? अमरावती ही रहेगी, जो पहले कैपिटल थी वही रहेगी लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब 3 जो पार्ट्स होते हैं पॉलिटी के, उनके बेसिस पे कैपिटल डिवाइड किया। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम बनाई जाएगी और जुडिशियल कैपिटल बनाई जाएगी कुर्नूल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 आपको याद होनी चाहिए कौन सी कहाँ पे बनाई गई है, कौन सा पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ से ऑपरेट करेगा जिससे कि बैलेंस हो। अब आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के मैप में भी दूर दूर ये अगर आप देखेंगे एक ही लाइन में है ये, और ये 3 रीजन्स आप क्लियरली डिफाइन डिमार्क कर सकते हैं। ये एक रीजन दिया गया है इसको बनाने का। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी पूरी समझते हैं एक बारी। तो चीफ मिनिस्टर जो हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने जनवरी में ये दोनों बिल्स लाए थे। इसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने आंध्र प्रदेश की पास कर दिया था और आंध्र प्रदेश की अपर हाउस जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेज दिया था उसको अप्रूव करने के लिए। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स ज़्यादा, उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। TDP जो है तेलुगु देशम पार्टी की डोमिनेंस है। तो जो उनका चेयरमैन था या प्रिसाइडिंग ऑफिसर था काउंसिल का, उसने उस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये 3 कैपिटल्स बने। इसी वजह से जनवरी में यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश ने ये प्रपोजल भी अप्रूव कर दिया था, रेजोल्यूशन अप्रूव कर दिया था कि हम डिसॉल्व कर देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में सिर्फ 5 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें अपर हाउस है, बाकी सब में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। अब ये कौन कौन सी थी हैं ये बता देता हूँ मैं आपको, कौन कौन सी स्टेट्स हैं।
बिहार में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है एंड उत्तर प्रदेश में है। यही केवल 5 स्टेट्स हैं जिनमें ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी किसी स्टेट में नहीं है। जम्मू कश्मीर में था, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया था, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लास्ट साल, तो वो भी हाउस डिसॉल्व हो गया। तो सिर्फ ये 5 स्टेट्स हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अलावा जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, टोटल 6 हो गई हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट कमेटी को बनाया ही नहीं जा सका क्योंकि कुछ प्रोसीजरल इश्यूज ला दिए गए। अब गवर्नमेंट के अंदर है, एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर आता है सिलेक्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना, उन्होंने कमेटी बनाई ही नहीं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एडजर्न कर दिया गया साइन डाई क्यों, और वो इसलिए डिस्कस नहीं कर पाए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एडजर्न कर दिया गया, इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो पाई कमेटी। इसको इन्होंने जून में रीइंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, वहाँ की वैसर गवर्नमेंट ने इसको रीइंट्रोड्यूस करा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेम दोनों बिल्स को पास करा लिया। फिर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया गया। अब वहाँ पे फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, तो डिस्कशन हुई नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से क्या हुआ, क्योंकि वो डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एडजर्न्ड है, 1 महीना पास करा, उन्होंने वेट करा 1 महीना, और गवर्नमेंट ने मान लिया कि ऑटोमेटिकली एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 1 महीने तक लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई रिप्लाई नहीं करा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली पास मान लिया और गवर्नर के पास भेज दिया साइन करने को। गवर्नर ने उसको असेंट दिया और 31 जुलाई को ये दोनों बिल्स एक्ट बन गए और 3 कैपिटल्स का रास्ता खुल गया आंध्र प्रदेश की। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि पिटीशंस फाइल करे हैं अमरावती फार्मर्स ने इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक इशू था, क्या क्रिएट हुआ। इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल में नहीं है, ये इसमें आप कैपिटल्स के नाम आप याद कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स के लिए ये पूरा इशू आप समझ सकते हैं कि क्या था। लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स आनंदीबेन पटेल एज द गवर्नर ऑफ एमपी। तो क्या हुआ था कि श्री लालजी टंडन जी जो थे गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, वो डेथ हो गई थी, तो उन जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आनंदीबेन पटेल को गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये एक्स्ट्रा कार्यभार मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी सौंप दिया जब तक कि एक नया गवर्नर गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। तो इसके रिलेटेड प्रोविजन देख लेते हैं कि आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ये ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि एक पर्सन को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। तो पहले क्या होता था कि एक बंदे को सिर्फ एक ही स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता था, अब क्या है, सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का जुलाई के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट, जिसमें कि हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखा, उनके रिलेटेड प्रोविजंस देखे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 ऑफ द जुलाई करंट अफेयर, जिसमें कि हम जानेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई। तो उन इश्यूज के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।